शिमला के उन पहाड़ों में जहाँ पर धुंध हमेशा रहती है और सूरज की रोशनी कभी भी पूरी नहीं आती, वहाँ एक पुराना घर है। लोग कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उस घर की एक असली डरावनी कहानी है। नवंबर की ठंडी शाम थी और शिमला जाने वाली ट्रेन में दो बच्चे बैठते हैं जिनका नाम था निशा एंड अमन। वो दोनों शिमला जा रहे थे क्योंकि उनके नाना नानी का घर था वहाँ पर। दोनों ही भाई बहन थे, दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन इस बार की जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि हर बार वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जाते थे, लेकिन इस बार दोनों ही बच्चे अकेले जा रहे थे। अब जैसे जैसे ट्रेन आगे पहाड़ों में जाती है अंधेरा बढ़ने लगता है। निशा ने जब विंडो से निकल कर देखा तो उसने देखा कि इस बार का जंगल जो दिख रहा है वो पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है। तभी अचानक से ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे में उन दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसके बाद एक बड़ी ही अजीब सी डरावनी आवाज आती है और उस आवाज में ये लाइन थी, आ गए मेरे बच्चे, कितना वेट करा है तुम लोगों ने। ये लाइन सुनते ही दोनों बच्चे डर के कांपने लगे। उसके बाद एकदम से लाइट वापस आ गई और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों बहुत डरे हुए थे। इसके पहले कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते, स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है, शिमला स्टेशन आ चुका है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। दोनों ही डरे हुए थे तो उन दोनों ने ही जल्दी से अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतर गए। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा स्टेशन एकदम खाली था, सन्नाटा था। वहां पर एक इंसान भी खड़ा नहीं था। सिर्फ स्टेशन की कुछ लाइट्स जल रही थी जो कि बहुत डिम थी और हर तरफ बस वो उजली सफेद धुंध फैली हुई थी। कोई भी पैसेंजर नहीं दिखा, ना कोई स्टेशन मास्टर, ना कोई ऑफिसर, कोई नहीं। निशा कंफ्यूज होकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है। हम तो इतनी बार आए हैं और इस स्टेशन पे तो काफी लोग होते हैं। वो लोग आसपास देख ही रहे होते हैं, तभी धुंध से दो साए आते हुए उनकी तरफ उनको महसूस होते हैं। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे निशा बहुत डर रही थी, लेकिन अमन बोलता है कि तू डर मत, हो सकता है नाना नानी हो, धुंध में ऐसा ही दिखता है। एंड गाइस, अभी तो कोई डरने की बात नहीं थी क्योंकि वो नाना नानी ही थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रोबोट की तरह चल रहे थे, वो इंसान की तरह नहीं चल रहे थे। लेकिन निशा इस चीज को देखकर खुशी से चिल्लाती है, नाना नानी आप आ गए। उसके बाद वो कस के जाती है और उन्हें हग कर लेती है, लेकिन हग करते ही उनका शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। नाना ने कहा, आ गए मेरे बच्चे। लेकिन जिस हिसाब का प्यार नाना की आवाज में होना चाहिए वो प्यार नहीं था उसमें। नानी ने भी कहा, कितने दिन के बाद आए हैं मेरे बच्चे, लेकिन इमोशनलेस, उसमें कोई इमोशन नहीं था, एकदम रोबोट जैसी आवाज थी। अमन ने भी नोटिस किया कि दोनों की आंखों में ही कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए वो अपना सामान उठाते हैं और स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। बाहर एक एम्बेसडर पुराने जमाने की कार खड़ी थी जिसको स्टार्ट करने में काफी टाइम लग रहा था। सब लोग उस कार में बैठे हुए थे। तभी अमन बोलता है कि नाना ये कार तो बहुत पुरानी लग रही है। नाना ने जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन चलती सही है। तो गाइस, अब सीन ये है कि कार स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन बाहर एकदम खूंखार अंधेरा है। 10 मिनट के बाद अमन भी ये नोटिस करता है कि जिस रोड पर हम आया करते थे स्टेशन से निकलने के बाद, ये रोड अब डिफरेंट लग रही है। वो बोलता है, नाना ये रास्ता तो पहले से अलग लग रहा है ना। नाना बोलते हैं, ये शॉर्टकट है बेटा। लेकिन गाइस, ये शॉर्टकट उनकी जिंदगी का कितना खतरनाक शॉर्टकट होने वाला था वो आप इस स्टोरी में आगे जानोगे। एंड समय के साथ ये स्टोरी और ज्यादा डरावनी होती जाएगी क्योंकि अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीका ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, कार धीरे धीरे चल रही है, बाहर अंधेरा है और नाना के कहने के हिसाब से वो शॉर्टकट पर चल रहे हैं। लेकिन अमन को बहुत स्ट्रेंज लगता है और जब वो साइड मिरर में अपने नाना जी को देखता है तो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि नाना जी की आंखें एकदम सफेद थी। मतलब किसी इंसान की पुतलियां सफेद कैसे हो सकती हैं? जिंदा इंसान की पुतलियां तो काली होती हैं या भूरी होती हैं। और जब अमन साइड मिरर में नाना जी की पुतलियों को देख रहा था तब निशा भी अमन को देख रही थी और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। बेसिकली उस कार में बैठे दोनों ही बच्चे बहुत डरे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आगे सीट पर बैठी हुई नानी उन्हें पीछे मुड़कर देखती है और देखकर बहुत ही अजीब सी स्माइल करती है। इतनी अजीब स्माइल जिसमें उनके होठ, हम नॉर्मल होठ हंसते हैं तो इतना जाता है, लेकिन उसके होठ उसके सर तक जा रहे थे दोनों साइड से। और देखते ही देखते नानी की गर्दन से बहुत बड़ा सा मकड़ी निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही अमन आंखों को झपकता है तो दिखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नानी बहुत प्यार से पूछती है कि मेरे बच्चे सब ठीक तो है, तुम परेशान लग रहे हो। दोनों नर्वस होकर कहते हैं कि हाँ नानी, सब ठीक है। गाइस, थोड़ी देर तक कार चलती है और 15 मिनट के बाद कार एक बड़े से गेट के सामने रुक जाती है।
वो गेट बहुत बड़ा था लेकिन उसमें जंग लगा हुआ था और उसको खोलते ही खुलने की एक अजीब सी आवाज आई। दरअसल वो एक पुराना फार्म हाउस था जो कि एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ था। पेंट उसका पूरी तरीके से छूटा हुआ था, लेकिन स्ट्रेंज बात की सामने रखी हुई एक कुर्सी थी जो कि हिल रही थी। घर में एक बहुत ही गंदी सी स्मेल थी। वो कैसी स्मेल आप तो सोच ही रहे होगे, लेकिन जब इस चीज को निशा और अमन ने पूछा तो नानी बोलती है कि एक्चुअली ये पुराना घर है तो मॉइस्चर की स्मेल होगी। उसके बाद नानी बोलती है कि बच्चों तुम लोग नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अमन नहाने चला गया और निशा लिविंग रूम में चली गई। वो लिविंग रूम में जाकर वॉल्स पर लगी हुई फोटोज देख रही थी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि जो भी फोटोज लगी हुई थी वो पहले तो बड़ी ब्लरी थी, क्लियर नहीं थी। उसके बाद वो फोटो फ्रेम एकदम से ब्लैंक हो जाती है, जैसे कोई नहीं है वहाँ पे। अपने मन में बोलती है काफी स्ट्रेंज बात है, लेकिन पीछे से नानी बोलती है क्या स्ट्रेंज बात है। निशा चौंक गई और बोली नानी आप तो किचन में खाना बना रहे थे ना, आप यहाँ कैसे? नानी स्माइल करते हुए बोलती है मैं अभी आई, तुम्हें ही देख रही थी। एंड गाइस अब कहानी में जो ट्विस्ट आने वाला है उसे आप ध्यान से सुनना। नानी बोलती है कि दोनों बच्चे तुम लोग रेडी हो गए, खाना खा लो जल्दी से डाइनिंग हॉल में आके। निशा और अमन रेडी होकर आके बैठते हैं। सामने बैठे हैं नाना और नानी। सामने रखा हुआ है ढका हुआ खाना जिसे नानी धीरे से उठाती हैं और जैसे ही नानी उसे उठाती हैं वहां पर रखी हुई थी कटी हुई उंगलियां और 2 इंसान के सर। लेकिन उसके बाद निशा का सपना टूट जाता है। दरअसल ये निशा सपना देख रही थी फोटोज को देखते हुए। कई बार होता है ना कि हम सोते नहीं है तब भी सपना देखने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में भी नानी उसके पीछे ही खड़ी थी तो उसे देख के डर जाती है। बोलती है नानी आप यहाँ सच में? बोलती है सच में, मैं तो अभी आई, चलो खाना खा लो। निशा को लगता है जो मैंने अभी सपने में देखा कहीं वैसा ही कुछ तो नहीं होगा। अमन और निशा दोनों रेडी होते हैं, टेबल पर जाकर बैठते हैं। सामने बैठे हैं नाना और नानी और फूड वैसे ही ढका हुआ रखा हुआ है जैसा निशा के सपने में था। निशा अमन को हाथ लगा के बोलती है नीचे टेबल से, भाई इसमें कुछ गड़बड़ होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी नानी वो ढका हुआ खाना हटाती हैं और उसमें था नॉर्मल सब्जियां थी। इस चीज़ को देखकर निशा खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो सपना क्या था। लेकिन जब रोटी के साथ अमन और निशा सब्जी को खाते हैं तो उन्हें बड़ा ही अजीब सा टेस्ट आता है। नानी बोलती हैं कि उन्होंने मटन बनाया है, लेकिन ये टेस्ट मटन का नहीं लग रहा था, ये टेस्ट किसी भी नॉनवेज चीज़ का नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही अजीब किसी चीज़ को काट के बनाया गया हो। गाइस टेबल पर सब्जी बड़ी कम रखी हुई थी, तो जब नाना की सब्जी कम पड़ जाती है तो नानी उठती है और बोलती है कि मैं सब्जी और लेके आती हूँ किचन से जाके। और नानी धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है। निशा को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वॉशरूम के बहाने ये बोल कर कि मुझे टॉयलेट जाना है उठती है और नानी का पीछा करती है। लेकिन गाइस जैसे ही वो नानी के पीछे किचन में जाती है वो देखती है कि नानी एक हाथ को काट काट कर उसका सूप बना रही है और उसी चीज़ को बस किचन से बाहर लाने ही वाली थी। निशा इस चीज़ को देखकर बहुत डर जाती है। वो भाग के आती है और अमन को बोलती है अमन भाग यहाँ से, ये लोग हमारे नाना नानी नहीं है, ये वही घर है जिसके बारे में हमने स्टोरीज पढ़ी थी, हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। उसके बाद अमन और निशा वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मेन गेट लॉक्ड होता है। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उसके नाना और नानी अभी टेबल पर बैठे हुए थे, वो उठे भी नहीं थे। वो बस सामने से बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तुम लोग काफ़ी परेशान लग रहे हो। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, उनका दम घुट रहा था, उन्हें बस यहाँ से बाहर जाना था। वो बोलते हैं नाना नानी हमें बाहर जाना है थोड़ी देर। लेकिन नाना और नानी बस एक ही चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें भूख बहुत तेज़ लगी है तो हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद तुम जाना। इसके बाद से उन दोनों बच्चों का कुछ नहीं पता। वेल हो सकता है कि वो बच्चे लापता हो गए हो या फिर उनके नाना नानी ने उन बच्चों को खा लिया हो। गाइस जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा ना तो मुझे लगा कि कोई इंसान किसी भी इंसान को कैसे खा सकता है। मैंने इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च की और तब मुझे पता चला एक टर्म के बारे में, एक टर्म जिसे साइंस में कहा जाता है कैनाबलिज्म। और ऐसे लोग जो इंसान के स्किन को खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें वो उसमें रुचि होती है, उनको कैनाबॉलिक कहते हैं। ऐसी बहुत सारी हज़ारों स्टोरीज आपको मिल जाएगी, इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं जैसे रॉन्ग टर्न। ऐसे लोग जो इंसान को ही खाते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, और ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी है। सोचो आप किसी गेस्ट हाउस में जाके शिमला में रुक रहे हो, लेकिन किचन में उनका खाना नहीं बल्कि आप बन रहे हो। आई होप आज की कहानी आपको बहुत डरावनी लगी होगी। आज की कहानी बाकी कहानियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी कहानियों में भूत होते हैं, लेकिन आज की कहानी में इंसान ही इंसान को खा रहा था। लेकिन इस कहानी में काफ़ी मैंने रिसर्च की तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि नाना और नानी कैनाबॉलिक कैसे हुए होंगे, क्योंकि उनकी जो आगे की पीढ़ियाँ थी वो तो नॉर्मल थी, तभी तो आगे के बच्चे हुए उनके। शायद ही उनका कोई इंटरेस्ट जग गया हो बुढ़ापे में,
या फिर वो किसी बीमारी का शिकार हो गए हों। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान किसी इंसान को खा सकता है, जिंदा इंसान को? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, येस, नो या फिर अपना ओपिनियन शेयर करते हुए। हमें आपके ओपिनियन पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। बाकी आई होप आज की कहानी आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही और अमेजिंग और डरावनी कहानियों के लिए इस पेज पर स्टे ट्यून्ड ज़रूर रहना, क्योंकि अब कहानियाँ रेगुलर आ रही हैं। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस कहानी का अंत करने का और नई कहानी पर शुरुआत करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं नाना नानी तो नहीं खड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।